हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 का विज्ञान, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और एनसीईआरटी हर परीक्षा में भी पूछा जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं ये गृह विज्ञान है या विज्ञान है, ये हर जगह पर एनसीईआरटी पूछा जा रहा है। जैसे टीआरई में पूछा जा रहा है, गृह विज्ञान में भी पूछा जाएगा, टीजीटी, पीजीटी और अन्य तैयारी के लिए भी ये एनसीईआरटी ज़रूरी हो गया है। आइए हम चलते हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का विज्ञान। विज्ञान में ये पहला अध्याय है, भोजन यह कहाँ से आता है। ये पहला अध्याय का नाम है, इसको हम आज पढ़ेंगे। देखिए, यह कहाँ से आता है, क्या भोजन कहाँ से आता है। भोजन हमें दो चीज़ों से प्राप्त होता है। यह या तो पौधों से प्राप्त होता है या जंतुओं से प्राप्त होता है। ये एनसीईआरटी कह रही है कि भोजन हमें दो चीज़ों से प्राप्त होता है, या तो पौधों से प्राप्त होता है या जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे गाजर, मूली, आलू के किस भाग को हम खाते हैं, अर्थात हम जड़ को खाते हैं। कुछ हम जड़ से, कुछ पत्तियों से, कुछ फूल से हम भोजन को प्राप्त करते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि हम भोजन को दो चीज़ों से प्राप्त करते हैं, या तो पौधों से प्राप्त करते हैं या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। गाजर, मूली, आलू हम किस भाग को खाते हैं, यानी गाजर, मूली, आलू जो जड़ वाली सब्जियां हैं उनको हम जड़ से ही प्राप्त करते हैं और जड़ ही उसको खाते हैं। कुछ हम जड़ से, कुछ पत्तियों से, जड़ के अलावा पत्तियों से भी कुछ हम भोजन को ग्रहण करते हैं, कुछ फूल से भोजन को ग्रहण करते हैं। इस तरह से हम भोजन खाते हैं। अगला ये एनसीईआरटी का पहला अध्याय ये यहीं पर ख़त्म होता, क्योंकि मुख्य जो था उसी को हमको पढ़ना है कि मुख्य इसमें क्या है। इसमें भोजन कहाँ से आता है इसको हम देखें कि भोजन हम क्या करते हैं। कुछ जड़ से भी प्राप्त करते हैं, कुछ पत्तियों से प्राप्त करते हैं और कुछ फूल से भी प्राप्त करते हैं। अब हम चलते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या हैं इसको देखेंगे। भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशे आदि भोजन के घटक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशे आदि भोजन के घटक होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, रेशे के अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश यानी फाइबर तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। ये एनसीईआरटी कह रही है कि कुछ ऐसी साधारण विधियां हैं जिनको हम प्रयोग करेंगे, उससे ये पता चलेगा कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में एक से अधिक पोषक तत्व किसमें हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण, यानी जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो परीक्षण होता है उससे वसा का परीक्षण जो होता है बल्कि सरल होता है। आइए अब देखते हैं हम मंड स्टार्च के लिए परीक्षण। मंड जिसको स्टार्च कहते हैं, इसका परीक्षण कैसे करेंगे। अब देखेंगे
कि मंड यानी कार्बोहाइड्रेट इसमें है या नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में लेंगे। क्या करेंगे कि परीक्षण जब करना है तो खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री को थोड़ी सी मात्रा में लेंगे और इसमें तनु आयोडीन विलयन को 2 या 3 बूंद डालेंगे। तनु आयोडीन विलयन को 2 या 3 बूंद डालेंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। जब यह नीला या काला हो जाए तो यह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या इसका कहना है कि किसी भी यानी मंड परीक्षण जब हमको करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो क्या करेंगे कि परीक्षण के लिए किसी कच्ची सामग्री को थोड़ी सी मात्रा में लेंगे और उसमें तनु आयोडीन विलयन को 2 या 3 बूंद डालेंगे। 2 या 3 बूंद डाल देंगे। इसके बाद खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन जब होने लगेगा तो उसको देखेंगे कि क्या परिवर्तन आया। जो खाने वाला पदार्थ है जिसमें हम ये परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आया। देखने पर वह पता चलेगा कि उसका कलर जो है, रंग जो है नीला और काला हो जाएगा। जब नीला और काला हो जाए तो इससे ये पता चलेगा कि इसमें मंड की उपस्थिति है, यानी स्टार्च इसमें उपस्थित है। जैसे आलू पर आयोडीन की कुछ बूंदों को गिराने पर नीला या काला हो जाए तो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कच्ची सामग्री जो हम उसमें परीक्षण किए, इसके अलावा हम आलू को भी लेंगे और आलू पर आयोडीन की कुछ बूंदों को गिराएंगे तो उसका कलर जो है नीला और काला हो जाता है। जब नीला और काला हो जाएगा तो हम देखेंगे कि ये मंड की उपस्थिति को बताता है, ये मंड की उपस्थिति को दर्शाएगा। यानी ये परीक्षण सही है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। आगे अब हम देखेंगे, इसके अलावा हमने देखा कि मंड परीक्षण किया। अब आगे देखेंगे प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब प्रोटीन का कैसे हम पता करेंगे कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है। प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन तैयार करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन तैयार करना पड़ेगा। किसके परीक्षण के लिए? प्रोटीन परीक्षण के लिए। और इसके विलयन को प्रोटीन के साथ क्रिया कराएंगे। इसके विलयन को प्रोटीन के साथ हम क्रिया कराएंगे। किसका किसका? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन को जब तैयार जो किए हैं उसके विलयन को प्रोटीन के साथ क्रिया कराएंगे और उसका रंग बैगनी हो जाएगा। उसका रंग बैगनी जब हो जाए तो ये दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन की उपस्थिति है, उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। क्या? जब इसका कलर रंग, इसका रंग जो है बैगनी हो जाएगा तो प्रोटीन की उपस्थिति है। और कार्बोहाइड्रेट में जब हम परीक्षण किए तो उसका रंग क्या हुआ? नीला और काला हुआ। तो इस तरह से इसका हम लोग परीक्षण करेंगे। अब आगे देखेंगे कि वसा के लिए परीक्षण क्या है। वसा के लिए परीक्षण क्या है? कोई भी फैटी खाद्य पदार्थ को एक कागज पर रखकर उसको कागज पर रगड़ देंगे। उसके पश्चात कागज को खोलकर देखेंगे। अगर कागज पर आयल दिख रहा है तो इससे पता चलता है कि उसमें वसा पाया गया। रगड़ते समय कागज फटना नहीं चाहिए। अधिकतर हम देखते हैं जैसे खाने वाली सामग्री हम लाते हैं, जैसे बाजार से मान लीजिए कि समोसा ही लाते हैं और उसको वो कागज में रहता है और उस कागज को क्या करेंगे कि खाने वाली सामग्री जो होती है, जो वसा वाली होती है, जैसे कि मान लो समोसा, तो जिस कागज में वो रहता है उस कागज में अधिकतर देखेंगे कि उसमें तेल लगा रहता है। हाँ, तो उसको जो कागज उसका रहेगा उसको हम पूरा हाथ में लेकर के मिस देंगे, यानी उसको हम रगड़ देंगे।
और रगड़ने के पश्चात उसको खोलेंगे। किसको? उस कागज को खोलेंगे और खोलकर जब देखेंगे कि कागज पर आयल दिख रहा है यानी तेल दिख रहा है, तो इससे पता चलेगा कि उसमें वसा है। और जब हम रगड़ेंगे उसको तो वो कागज फटना नहीं चाहिए, यानी रगड़ रहे हैं, जब उसको मिस रहे हैं, हाथ से मसल रहे हैं, तो कागज फटना नहीं चाहिए, वो कागज नहीं फटे। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे यही पता चलेगा कि उसमें वसा है। अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं जो परीक्षण हम लोग किए। तो क्या परीक्षण किए थे? कार्बोहाइड्रेट मंड में क्या किए? तनु और आयोडीन के घोल को डाले। फिर इसके बाद उसका कलर कैसा हुआ? काला और नीला हुआ। कैसा हुआ? काला और नीला हुआ। देखेंगे कि प्रोटीन का जो परीक्षण हुआ, तो प्रोटीन के परीक्षण को कैसे किया गया? पहले हम पढ़े हैं कि इसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जब इसका विलयन डाले तो उसका कलर, यानी प्रोटीन के परीक्षण के लिए उसका रंग जो है बैंगनी हो गया। कार्बोहाइड्रेट का जब परीक्षण किए तो उसका कलर कैसा हुआ? काला और नीला हुआ। और प्रोटीन का जब परीक्षण किए तो उसका रंग बैंगनी हो गया। और वसा का परीक्षण जब हम करते हैं तो उसमें हमने क्या पाया कि कागज पर तेल का धब्बा दिखाई दिया। तो इससे पता चला कि इसमें वसा है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, बाजरा, शकरकंद, आलू, गन्ना, तरबूज, पपीता, आम और मक्का आदि में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी इतने जो खाद्यान्न हैं, इन खाद्यान्न यानी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब वसा का मुख्य स्रोत हम देखते हैं कि वसा किस में पाया जाता है। तो वसा प्राप्ति के मुख्य दो स्रोत होते हैं। कौन कौन? एक वनस्पति जगत से प्राप्त होता है और एक जंतु जगत से प्राप्त होता है। तो वनस्पति जगत से कैसे प्राप्त होता है? वनस्पति जगत से सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल और सरसों आदि से वनस्पतियों से हम वसा प्राप्त करते हैं। अब जंतुओं से कैसे प्राप्त होता है वसा? जंतुओं से सबको पता है कि जंतुओं से जो घी निकलता है, मक्खन और दूध, मांस, मछली, अंडा, क्रीम आदि से वसा की प्राप्ति होती है। आदि से वसा की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं हम कुछ मुख्य इसमें कि क्या है। अब देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। और वसा से भी हमको ऊर्जा मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमको ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या कहना है? कहना यही है कि जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वही सेम हम 1 ग्राम वसा खाते हैं तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कहने का यही तात्पर्य है कि हम समान मात्रा लेते हैं लेकिन ऊर्जा जो है वसा से ज़्यादा प्राप्त होती है।
1 ग्राम वसा को यदि विखंडित किया जाता है तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमको तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन वसा से हमको तुरंत एनर्जी नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? तुरंत एनर्जी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वसा का विखंडन जो होता है जल्दी नहीं होता है। वसा का विखंडन जल्दी नहीं होता है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। क्या? वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट जल्दी विखंडित होता है और ऊर्जा जल्दी देता है और वसा जल्दी विखंडित नहीं हो पाता। वसा जल्दी विखंडित नहीं हो पाता है तो ऊर्जा देर से देता है। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हम देख चुके हैं। अब देखते हैं कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? प्रोटीन की प्राप्ति भी दो चीजों से होती है, यानी वनस्पतियों से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से भी प्राप्त होता है। वनस्पतियों से प्रोटीन की प्राप्ति जैसे राजमा, मूंग की दाल, चना, मटर और सोयाबीन से प्राप्त होता है। कौन? प्रोटीन। सोयाबीन में 43% जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है। कितना? सोयाबीन में 43% प्रोटीन पाया जाता है। अब जंतुओं से हमें प्रोटीन कैसे प्राप्त होता है? जंतुओं से हमें प्रोटीन दूध, अंडा, पनीर, मछली आदि से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा देता है। और प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए होती है। यानी प्रोटीन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। किसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? ये क्वेश्चन बनता है कि शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन को कहते हैं। और विटामिन जो होता है रोगों से हमारी रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है? रोगों से हमारी रक्षा करता है। जैसे विटामिनों में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये मुख्य विटामिन होते हैं। हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में होती है। हमने देखा कि विटामिन और प्रोटीन क्या क्या काम करते हैं, और ये खनिज लवण जो होता है उसकी आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में होती है। थोड़ी सी मात्रा में खनिज लवण चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक पदार्थों से अधिक होती है। यानी चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट अन्य जो पोषक पदार्थ होते हैं उसमें से कहीं ज्यादा चावल में होती है। किसकी मात्रा? कार्बोहाइड्रेट की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत होता है। चावल जो होता है कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत होता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारीय रेशे और जल की आवश्यकता होती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारीय रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे जैसे रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। यानी आहारीय रेशा जो होता है उसको रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की प्राप्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है।
जो हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि उसमें रुक्षांश की प्राप्ति जो होती है पादप उत्पादों से होती है। अब रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है? रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है? साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? साबुत खाद्यान्न, दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं प्रदान करते, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। कहने का इनका क्या मतलब है? कहने का यही तात्पर्य है कि रुक्षांश हमारे शरीर में कोई पोषक नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन जो भोजन का होता है आवश्यक एक अवयव है, यानी भोजन में जो हम शामिल करते हैं उसी तरह से ये रुक्षांश भी हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए। रुक्षांश इसके अलावा जो है, जो हमारा भोजन जो नहीं बाहर निकल पाता है, यानी उसका उत्सर्जन करने में भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जो भोजन जो हम सही रूप से नहीं पचा पाते हैं, यानी पाचन सही रूप से नहीं हो पाता है, तो उसको क्या करते हैं कि बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जल क्या है और जल क्या काम करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। जल क्या करता है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को बाहर से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। कह रहा है कि कुछ अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट यानी जो बेकार पदार्थ होते हैं, जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है? जल मदद करता है। और जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे हम दूध खाते हैं तो उसमें भी जल होता है, चाय पीते हैं उसमें भी जल होता है, और बाकी जल तो हम पीते ही हैं। और अन्य पदार्थों से हम जल को ग्रहण करते हैं, जैसे भोजन भी हम करते हैं तो उसमें भी जल उसमें होता है। इस तरह से जल हमारे शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में भी मिल जाता है। अब देखेंगे कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न कम हो। हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। संतुलित आहार वही है कि जो पोषक तत्व आवश्यकता से, यानी शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे न अधिक हो और न कम हो, वही संतुलित आहार है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। उसके विटामिन जो होते हैं, जो सब्जियों और फलों को जब धो देते हैं तो उसके कुछ विटामिन जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों को छिलके में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज होते हैं। जो सब्जी और फल जो होते हैं उनका जो छिलका होता है उनको हम छील के हटा देते हैं। हम नहीं जानते हैं कि इसमें कौन से विटामिन होते हैं, जो हम हटा देते हैं तो इससे कई विटामिन और खनिज जो होते हैं जो नुकसान हो जाते हैं। दाल और चावल को बार बार धोने से भी उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाते हैं। दाल और चावल को जब हम धो देते हैं, बार बार जब उसमें धोते हैं तो उसमें से जो विटामिन जो उपस्थित होता है और खनिज लवण वो भी उससे अलग हो जाते हैं। पकाने पर विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। अधिकतर हम देखते हैं कि जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी और सी पाया जाता है। तो विटामिन सी को, यदि विटामिन सी यानी जो भोज्य पदार्थ गर्म करते हैं और उसमें विटामिन सी होता है
तो नष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये विटामिन और खनिज जो होते हैं इनके अभाव से कौन सा रोग होता है और इसके लक्षण क्या हैं। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है, जैसे रतौंधी रोग होता है। लक्षण क्या है इसका? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई न देना। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। दुर्बल, और इसके लक्षण हैं कि दुर्बल मांसपेशियां होती हैं, काम कम करना और ऊर्जा में कमी हो जाती है, यानी व्यक्ति से काम ज़्यादा नहीं हो पाता है, ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी में अधिकतर हम देखते हैं कि मसूड़ों से खून आने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। यदि कहीं चोट वोट आ जाती है तो उसको भरने में समय लगता है। और विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो अस्थियों को मुलायम होकर के मुड़ जाती हैं, यानी इसकी कमी से अस्थियां मुलायम हो जाती है और वो मुड़ जाती हैं, यानी लचीली हो जाती है। अस्थियां कड़ी न होकर के वो लचीली हो जाती हैं। अगला कैल्शियम। अब कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत जो होता है क्षय होता है। अस्थियां और दंत क्षय होता है, यानी अस्थियों का भी क्षय होने लगता है, नुकसान पहुंचता है, और दांतों में भी नुकसान पहुंचता है। कमजोर अस्थियां हो जाती हैं और दांतों में भी हानि होती है। आयोडीन की कमी से घेघा, जिसको गाइटर रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से घेघा होता है। और घेघा का लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता का हो जाना। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाना। और लोहे की कमी से अरक्तता होती है, यानी रक्त की कमी हो जाती है और शरीर कम हो जाता है, शरीर जो होता है कमजोर हो जाता है। बच्चों, हम आज पढ़े हैं जितना भी टॉपिक, आपको यदि अच्छे से समझ में आया होगा, और हम आशा भी करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम जितना चाहें उतना मतलब कोशिश किए हैं कि छोटे से छोटे पार्ट में आपको खूब अच्छे से समझाया जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मेरे मनोबल को बढ़ाने में मदद करिएगा, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाती रहूं। इसके आगे हम अगला पार्ट यानी एनसीईआरटी का जो है कक्षा 6 का विज्ञान का पूरा सिलेबस हम लोग देखेंगे। अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।